मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में जर्नल बनाने के लिए हमें यह ज़रूर जानना ज़रूरी है कि संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है। यदि हम प्रश्न बनाते समय संपत्ति और दायित्वों को पहचान नहीं पाएंगे तो जर्नल याद होने के बावजूद भी हम उसका सही जवाब नहीं दे सकते। इसलिए आपको आज के क्लास में यह बता दिया जाता है कि संपत्ति और दायित्व के अंतर्गत कौन कौन से मदे आते हैं। हालांकि आप लोग फर्स्ट ईयर में अच्छे तरह से इसे रट लिए होंगे, याद होगा। यद्यपि अगर नहीं जानते हैं तो उसे मैं अभी लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ संपत्तियाँ। सारांश में बता दो कि संपत्तियाँ का मतलब होता है मूल्यवान वस्तु, यानी ऐसी वस्तु जिसका मूल्य होता है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर बेचकर हम धन प्राप्त कर सकते। तो ऐसी चीज़ों को, वस्तुओं को हम संपत्ति कहते हैं। अर्थात संपत्ति का मतलब होता है मूल्यवान वस्तु। अब यह संपत्ति दो तरह के होते हैं। ऐसे संपत्ति की परिभाषा अनेक है बाबू। अभी मेरा मकसद संपत्ति को समझाना नहीं है, बशर्ते केवल यह बताने की बताने का उद्देश्य है कि संपत्ति के अंतर्गत कौन कौन से मदे शामिल होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने संक्षिप्त में समझने के लिए बता दिया कि संपत्ति का मतलब होता है मूल्यवान वस्तु जिसका मूल्य होता है, जैसे भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, मोटरसाइकिल, ट्रक, फ्रिज, साइकिल, ये सभी क्या है, मूल्यवान वस्तुएं हैं। अतः इसे हम संपत्ति की संज्ञा दे सकते हैं। तो हम लोगों ने जाना संपत्ति, और अब जानेंगे कि संपत्ति दो तरह की होती है। एक होती है स्थिर संपत्ति, जिसे हम लोग इंग्लिश में फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, और दूसरी होती है चालू संपत्ति, जिसे इंग्लिश में हम करंट एसेट्स कहते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या अंतर है? तो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में अंतर यह है कि स्थिर संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय में लंबे समय का मतलब है 11 महीने से अधिक समय के प्रयोग के लिए जब हम उसे खरीदते हैं तो स्थिर संपत्तियां कहलाती है। जैसे भूमि एवं भवन, प्लांट एवं मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो आप जानते हो कि बिजनेस में अगर भूमि और भवन है, मशीनें हैं, फर्नीचर है, तो क्या वो कुछ दिनों के लिए लाया जाता है? नहीं। तो भूमि एवं भवन है या मशीनें हैं या फर्नीचर है, इन सबों को बिजनेसमैन लंबे समय तक के प्रयोग के लिए व्यवसाय में खरीदता है। ठीक है। और लंबे समय का मतलब है यहाँ पर 11 महीना। अतः कोई भी बिजनेसमैन 11 माह से अधिक समय तक के प्रयोग के लिए अगर कोई संपत्तियाँ खरीदती है तो उसे हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। और दूसरी तरफ है चालू संपत्तियाँ। तो पता चल गया, जो 11 महीने से अधिक के प्रयोग के लिए स्थिर, जिसका प्रयोग 11 महीने से कम समय तक के लिए किया जाए तो वह चालू संपत्ति। और चालू संपत्ति का एक खास बात है कि वह हमेशा बढ़ते और घटते रहता है, वह स्थिर नहीं रहता है। तो इसलिए भी हम इसे चालू संपत्ति कहते हैं, जो वर्ष भर लगातार बढ़ते और घटते रहता है। परंतु स्थिर संपत्ति लंबे समय तक प्रयोग के लिए किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि संपत्तियां दो तरह की होती है, एक होता है स्थिर संपत्ति और दूसरी होती है चालू संपत्ति। अब हमें यहाँ पर स्थिर संपत्ति और चालू संपत्ति के उदाहरणों को पढ़ना है। तो मैंने पहला लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि भूमि एवं भवन स्थिर संपत्ति होती है। प्लांट एंड मशीनरी, जिसे हम लोग मशीन एवं संयंत्र कहते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर। प्रेमाइसर को हिंदी में हम लोग परिसर कहते हैं। मोटर कार, तो आप जान ही रहे हैं, वाहन। इन्वेस्टमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विनियोग। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रेमाइसेस मतलब कि पट्टा धारी संपत्ति। गुडविल का, इसका तो आप जानते ही होंगे, गुडविल का हिंदी क्या होता है? ख्याति। ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क को हिंदी में ट्रेडमार्क ही कहते हैं। कोई भी वस्तु को जब हम खरीदते या बेचते तो उसका नाम होता है। जैसे ये पेन ही है, इस पेन का नाम क्या है? लिंक। तो ये इसका ट्रेडमार्क है कि अगर मुझे ये पेन लेना होगा तो मुझे कहना होगा कि लिंक का फाइन दीजिए, तो ये तुरंत पेन निकाल दिया जाएगा। तो कोई भी वस्तुएं जब खरीदी और बेची जाती है तो उसका नाम होता है, उस नाम को ही हम लोग ट्रेड मार्क कहते हैं। जैसे इस पेन को अगर हमें खरीदना है तो मैं कहूँगा कि लिंक का फाइन पेन दीजिए, तो यह पेन दे देगा। तो ये इसका ट्रेड मार्क होता है। पेटेंट राइट का मतलब होता है अधिकार, किसी भी चीज़ को करने का अधिकार। लाइसेंस को तो हम लोग हिंदी में लाइसेंस ही कहते हैं। तो इस तरह से आपको याद कर लेना होगा
कि संपत्तियां दो तरह के होते हैं, एक होता है स्थिर संपत्तियां और दूसरी होती है चालू संपत्तियां। स्थिर संपत्तियों के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है और इन सबों को आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस वीडियो को रोक लेना और इसे नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना कि ये सभी स्थिर संपत्तियां हैं। अब आते हैं चालू संपत्तियों के उदाहरण में। तो चालू संपत्तियों में सबसे पहले आता है कैश इन हैंड। सबसे पहले क्या आता है? कैश इन हैंड। फिर दूसरा होता है कैश एट बैंक। फिर तीसरा होता है बिल रिसीवेबल। फिर होता है सन्ड्री डेब्टर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेड, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अभी आपको जितनी ज़रूरत है मैं उतना लिख दे रहा हूँ। तो इस तरह से ही आपने जाना कि कैश इन हैंड के ये सारे उदाहरण हैं। कैश इन हैंड को हम लोग हिंदी में कहते हैं हाथ में रोकर। कैश एट बैंक को कहते हैं बैंक में रोकर। बिल रिसेबल को हिंदी में कहते हैं प्राप्य बिल। सन्ड्री डेब्टर्स को हिंदी में कहते हैं विविध देनदार। स्टॉक को हिंदी में कहते हैं रहतिया। प्रीपेड को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्व दत्त। एक्सपेंसेज का हिंदी हो गया व्यय। अग्रिम। एक्रूड इनकम का उपार्जित आय। और शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया कम अवधि का विनियोग। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपने जाना कि ये सभी संपत्तियों के उदाहरण हैं। तो अब संपत्तियां के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है आपने जाना कि संपत्तियों को दो भागों में बांटा जाता है, स्थिर संपत्तियां और दूसरा चालू संपत्तियां, जिसके उदाहरण आपको याद होंगे। और अगर याद नहीं है तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम आगे प्रश्न पढ़ें और अगर ये सभी चीज़ें आएँ तो आपको पहचान लेना होगा कि हाँ भैया ये सारी चीज़ें संपत्तियाँ होते हैं। अब संपत्तियों के बाद आती है दायित्व की। तो जिस तरह से संपत्ति दो तरह के होते हैं, उसी तरह से लायबिलिटीज भी दो तरह के होते हैं। लायबिलिटीज जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दायित्व। तो दायित्व भी दो तरह के होते हैं। पहला स्थिर दायित्व और दूसरा होता है चालू दायित्व। कहेंगे सर संपत्तियां जैसे होता है वैसे ही, तो जी हाँ, जिस तरह से संपत्तियां भी दो होती है, एक स्थिर और दूसरा चालू, उसी तरह से दायित्व भी दो होते हैं, एक स्थिर और दूसरा चालू। हाँ, इसकी परिभाषा भी याद करना सेम होगा कि दायित्व का मतलब मैंने आपको पहले बतलाया था कि दायित्व का मतलब होता है कर्ज या उधार या ऋण। तो यहाँ पर हो गया कि ऐसा कर्ज, ऐसा उधार या ऐसा ऋण जो कि दुकानदार ने लिया है, परंतु वह 11 महीने से अधिक समय में अगर चुकाना है तो वह स्थिर दायित्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा कर्ज, ऐसा उधार या ऐसा ऋण जिसे दुकानदार को 11 महीने से कम में चुकाना है तो चालू दायित्व है। तो उम्मीद है कि आपको यह 3 पॉइंट समझ में आ गया। दायित्व का मतलब होता है कर्ज, उधार या ऋण। जब कोई दुकानदार किसी दूसरे से ऋण लेता है या उधार लेता है या कर्ज लेता है तो वह कर्ज, उधार या ऋण दुकानदार के लिए दायित्व कहलाता है। दायित्व मतलब जिसे वह देना है। तो कर्ज, उधार या ऋण अगर वह लिया है तो उसे देना है, तो जो देना है वह दायित्व कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दायित्व का मतलब समझ में आएगा। दायित्व यानी कि जो हमें देना है। अगर हम कर्ज लेते हैं तो हमें कर्ज चुकाना यानी देना है। उधार या ऋण लिए हैं तो हमें उसे चुकाना या देना है। इसी तरह से दायित्व का मतलब कर्ज, उधार या ऋण होता है। अब अगर कोई दुकानदार कर्ज, उधार या ऋण लेता है तो उसे चुकाना है। कितने दिनों में चुकाना है?
अगर 11 महीने से कम समय में चुकाना है तो वह चालू दायित्व कहलाएगा, और यदि वह कर्ज या दायित्व या उधार 11 महीने से अधिक समय में चुकाना है तो वह स्थिर दायित्व कहलाएगा। तो इस तरह से हमने जाना कि दायित्व दो तरह के होते हैं, एक स्थिर दायित्व जिसे हम 11 महीने से अधिक समय में चुका सकते हैं, और दूसरा होता है चालू दायित्व जिसे 11 महीने से कम में चुकाना होता है। तो स्थिर दायित्व के जो उदाहरण है वो है बैंक लोन। तो आप ये जान लीजिए कि बैंक से आप जब भी लोन लेने के लिए जाएंगे तो वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर के लिए नहीं देता है। जब भी वो लोन देगा तो वो 2, 4, 5 साल, 10 सालों के लिए देता है। इसलिए बैंक का जो लोन है वो क्या कहलाता है? स्थिर दायित्व कहलाता है। फिर लिखा है लॉन्ग टर्म लोन। तो यहाँ तो लिख ही दिया, लॉन्ग टर्म मतलब लंबा समय के लिए लोन। अगर इसी जगह में यहाँ पर शॉर्ट टर्म लिख दे, शॉर्ट टर्म लोन, तो ये शॉर्ट टर्म लोन जो है वो क्या कहलाया जाएगा? चालू दायित्व। और यही लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो स्थिर दायित्व करेगा। लॉन्ग टर्म आगे में लिखा रहेगा बोरो। बोरो मतलब होता है उधार। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब लंबे समय के लिए उधार, तो लंबे समय के लिए उधार भी स्थिर दायित्व हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पर लॉन्ग टर्म के जगह लिखा रहेगा शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो वो फिर चालू दायित्व हो जाएगा। तो बैंक लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बोरोइंग मतलब होता है उधार। उसी तरह से यहाँ पर मॉर्गेज मतलब होता है बंधक। मॉर्गेज यहाँ लिखते हैं मॉर्टगेज लेकिन पढ़ते हैं मॉर्गेज, बंधक ऋण। तो इस तरह से जो है इसके ज़्यादा उदाहरण नहीं है। तो स्थिर दायित्व तो आपको समझ में आ गया कि बैंक लोन, लॉन्ग टर्म नाम ही है लंबे अवधि के लिए ऋण, लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी लंबे अवधि के लिए उधार। तो लंबे अवधि के लिए जो होगा वो स्थिर कहलाएगा और कम अवधि के लिए होगा तो वह चालू दायित्व कहलाएगा। तो उम्मीद है बच्चे याद कर लेंगे। अब चालू दायित्व के उदाहरण जो है आप याद कर लीजिए। तो चालू दायित्व का उदाहरण में सबसे पहला होगा बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक से अधिक निकासी। उसके बाद हो जाएगा बिल्स पेबल। उसके बाद हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। फिर हो जाएगा आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेज। फिर हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन। तो इस तरह से आपने देखा कि ये चालू दायित्व, मोटा मोटी आप इतना याद कर लोगे तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अगर आप इतना याद कर लोगे तो आपका एग्जामिनेशन में कोई भी सवाल आएगा तो उसमें संपत्ति और दायित्वों की पहचान आसानी से कर लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लासेस में मैंने आपको बता दिया कि संपत्ति और दायित्व के अंतर्गत कौन कौन से मदे आते हैं जिसे आपको अच्छे तरह से याद कर लेना। बैंक ओवरड्राफ्ट को हिंदी में कहते हैं बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष। बिल्स पेबल का हो जाएगा दे बिल। सन्ड्री क्रेडिटर का हो जाएगा विविध लेनदार, विविध लेनदार। आउटस्टैंडिंग का हिंदी हो जाएगा अदत्त व्यय। और शॉर्ट टर्म का मतलब हो जाएगा कम अवधि, कम अवधि का ऋण। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो अब यहाँ पर मैंने बताया कि दायित्व दो तरह के होते हैं, स्थिर और चालू दायित्व। उसी तरह से संपत्तियाँ दो तरह के होते हैं, स्थिर और चालू संपत्ति। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया स्थिर और चालू दायित्व करके, क्योंकि आगे जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पर संपत्तियों में भी फर्क करने को कहेगा कि चालू संपत्ति में क्या आता है, स्थिर संपत्ति में क्या आता है। इसलिए मैंने इसे आज ही लिख दिया ताकि आगे के चैप्टर में भी आसानी से समझ में आए। लेकिन वर्तमान चैप्टर जो भी हम लोग साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन पढ़ रहे हैं उसमें केवल आपको संपत्ति जानना है, चाहे वह स्थिर संपत्ति हो चाहे चालू दायित्व हो। यहाँ पर अंतर से कोई मतलब नहीं है। संपत्ति को याद करना है, चाहे वो स्थिर हो चाहे चालू संपत्ति हो। तो आप याद कर लेना कि ये सभी स्थिर संपत्तियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैंने फिर से कहा कि इस चैप्टर में हमें केवल संपत्तियां याद करनी है, चाहे वो स्थिर हो चाहे वह चालू हो। तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाएगा? संपत्तियां कहलाएगी, जिसे आप अच्छे से याद कर लेना। और फिर इधर जो मैंने लिखा है वो क्या कहलाएगा? दायित्व। तो ये सारे के सारे चीज़ जो है आपको दायित्व है। इतना अगर आप याद कर लेते हो तो अगला जो भी सवाल आप बनाओगे आपसे आसानी से
बन जाएगा, क्योंकि आप फर्क जान जाओगे कि भैया संपत्ति कौन है और दायित्व कौन है। और फिर संपत्ति और दायित्व का जब पुनर्मूल्यांकन होता है तो किसी का मूल्य या तो बढ़ जाता है और किसी का मूल्य घट जाता है, जिसके संदर्भ में जर्नल मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों संपत्ति और दायित्व को अच्छे तरह से याद कर लेना। मैं पुनः रिपीट कर दूं कि यहाँ पर केवल आपको फर्क संपत्ति और दायित्व के बीच में करना है, वह स्थिर है या चालू है उससे कोई मतलब नहीं है। ये मैंने लिख दिया, इसे अच्छे से याद कर लेना कि कौन स्थिर है और कौन चालू है। लेकिन इस चैप्टर में केवल आपको जानना है कि भैया संपत्ति कौन है, चाहे वो स्थिर हो या चालू से मतलब नहीं है, संपत्ति कौन है और दायित्व कौन है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ, जिस प्रश्न का उत्तर आप बनाइएगा। इससे पहले जो जस्ट वीडियो आपने पढ़ा है उसमें जो प्रश्न दिए थे सेम टू सेम प्रश्न है। ठीक है, तो अभी मैं प्रश्न दे रहा हूँ, जिस प्रश्न का जवाब आप अच्छे से बना लेना और अगले वीडियो में उस प्रश्न के मैं उत्तर समझाऊंगा और फिर आपको बनाना है और फिर हमें बताना है कि वो वीडियो आपका सही बना है कि नहीं। ठीक है, तो मैं अभी एक प्रश्न दे रहा हूँ, जिस प्रश्न को आपको बनाना है, जिसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। फिर आपको उसको देख करके बताना है कि आपका जो आंसर बनाए थे वो सही है या गलत है। ठीक है, तो एक सेकेंड, अभी हम आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ये प्रश्न है, ये प्रश्न बिल्कुल पिछले वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था सेम टू सेम है, केवल आंकड़े चेंज है, लैंग्वेज बिल्कुल भी सेम है। ठीक है, इस यहीं पर वीडियो को रोक देना, रोक करके इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक रोकना, फिर इसे नोट कर लेना। फिर जब इसके नीचे जाओगे तो फिर यहाँ पर इतना आएगा। ठीक है ना, तो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच करके भी इस प्रश्न को अच्छे से उतार लेना है और इस वीडियो को मतलब इस प्रश्न को अच्छे से बना लेना है, जिसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा, जिसको आपको देखकर बताना है कि आपने यह प्रश्न सही बनाया या गलत बनाया है। आज के लिए इतना है।